हेलो, वेलकम टू योर एकेडमी। आज योर एकेडमी पे हम जिस पोएम की बात करेंगे वो अमीरी बराका की लिखी हुई एक पोएम है, वाइज फर्स्ट। We have also delivered a lecture in English language on this poem. If you want to watch the lecture in English, you can check out this link. If you want to watch this lecture in Urdu, you can continue this particular video. अगर आप इस लेक्चर को अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए। अदरवाइज अगर आप हिंदी और उर्दू में बेहतर समझ सकते हैं तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। इससे पहले कि हम अमीरी बराका की ये पोएम वाइज फर्स्ट पढ़ें, ये बेहतर है, ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम अमीरी बराका के बारे में थोड़ा बहुत जान लें, क्योंकि उससे हमारे लिए इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट बनेगा और उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो ये पोएम हमारे लिए समझनी आसान होगी। तो अमीरी बराका कौन था? अमीरी बराका एक एफ्रो अमेरिकन ब्लैक पोइट था। अगर वो एफ्रो अमेरिकन है तो ऑब्वियसली ब्लैक ही होगा, मोस्टली द चांसेस आर सच दैट ही इज अ ब्लैक पोइट। कंटेम्प्ररी पोइट है, 1934 में पैदा हुआ और रिसेंटली 2014 में इसकी डेथ हुई। अमीरी बराका बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही मशहूर ब्लैक पोइट है कंटेम्प्ररी इरा का। और एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए, जब भी आप किसी ब्लैक राइटर को पढ़ते हैं तो दो चीज़ें तो आपको पता लग जानी चाहिए। एक ये कि ये ब्लैक्स की सपोर्ट में लिखेगा, दूसरा ये कि ये वाइट्स के अगेंस्ट लिखेगा। जो वाइट रेसिज्म है ना, अगेंस्ट ब्लैक्स, पर्टिकुलरली यूरोप में बहुत प्रेवलेंट है, उसके अगेंस्ट कोई भी ब्लैक राइटर लिखता है। और जो अमीरी बराका है ये भी इसी थीम के आसपास लिखता है। ये ब्लैक्स के फेवर में लिखेगा, ब्लैक्स के साथ जो इनजस्टिस की जाती है उसके बारे में लिखेगा, ब्लैक्स के राइट्स को जो कर्टेल किया जाता है उसके बारे में लिखेगा। और इसका जो लिखने का तरीका है वो सॉफ्ट नहीं है, बल्कि वो एग्रेसिव है, वो वायलेंट टाइप का है। मोस्ट ऑफ द ब्लैक राइटर्स जो हैं अपने ज़माने में वायलेंट रहे हैं, एग्रेसिव रहे हैं अपनी अप्रोच में। और जो ये रेसिज्म है पर्टिकुलरली अमेरिकन सोसाइटी में, ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है और अभी भी है। जैसा कि आपने हाल ही में ब्लैक लाइव्स मैटर एक मूवमेंट देखी होगी, जो अमेरिका में एक ब्लैक बंदे को मार दिया गया था पुलिस के हाथों। तो उसके बाद जो ब्लैक लाइव्स मैटर एक ट्रेंड चला है, जिसको आप भी शायद आपने सुना होगा या देखा होगा या पढ़ा होगा ट्विटर पे और बाकी जगहों पे। और आज जब कोई इंटरनेशनल सपोर्ट्स होती है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वहाँ भी आपको ब्लैक लाइव्स मैटर लिखता हुआ दिखाई देगा। तो ब्लैक लाइव्स की जो स्ट्रगल है या ब्लैक लोगों की जो स्ट्रगल है वो बहुत पुरानी है और इसका हिस्सा अक्सर राइटर्स रहे हैं। और अमीरी बराका भी इसके एक बहुत बड़े एम्बेसडर रहे हैं अपने ज़माने में। अमीरी बराका ने 1960s में को फाउंड की थी ब्लैक आर्ट्स मूवमेंट अमेरिका में, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहा है इनका। अमीरी बराका जितने मशहूर हैं उतने ही कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। करीबन 52 इयर्स का इनका राइटिंग करियर रहा है, जिसमें इन्होंने प्लेज लिखे हैं, पोएम्स लिखे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। एक बात जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बदनाम हुए या कंट्रोवर्शियल हुए वो था जब 9/11 हुआ था, जब अमेरिका में ट्विन टावर्स को गिराया गया था टेररिस्ट अटैक में, जहाँ पे करीबन 2500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसके बारे में अमीरी बराका ने कहा था कि ये जो हुआ है इसकी प्रायर इंफॉर्मेशन इसराइल को थी और इवन जॉर्ज बुश की एडमिनिस्ट्रेशन को थी। ये वो समझता था कि इसमें जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका हाथ है इस डिस्ट्रक्शन में, जिसकी वजह से अमीरी बराका को काफ़ी जो है मार पड़ी। उस टाइम पे अमीरी बराका पोइट लॉरिएट हुआ करते थे, लेकिन फिर उनको उस पोइट लॉरिएट की पोजीशन से हटा दिया गया था। अमीरी बराका हालांकि बदनाम भी हैं वाइट्स के बीच, लेकिन ब्लैक्स के बीच बहुत मशहूर हैं। इनको नॉर्टन एंथोलॉजी में जगह नहीं मिली थी, जिसमें अक्सर बहुत सारे पोइट्स की पोएम्स लिखी जाती है, लेकिन एक निकाली गई थी नॉर्टन्स ऑन एंथोलॉजी ऑफ ब्लैक राइटर्स, जिसमें अमीरी बराका की पोएम्स नहीं रखी गई थी। ये भी इनको फेस करना पड़ा अपने ज़माने में।
तो चूंकि ये वाइट्स की इनजस्टिस के बारे में लिखते हैं जो ब्लैक्स की तरफ की जाती है, और जो ब्लैक्स को राइट्स नहीं दिए जाते हैं, और जो वो प्रॉब्लम या ट्रबल्स में फंसते हैं उनके बारे में ज़्यादा लिखते हैं। और जो पोएम हम आज पढ़ेंगे ये भी इसी थीम के बारे में है। यहाँ पे वो ब्लैक्स को एड्रेस करेगा और उनको बोलेगा कि आपको क्या करना है अगर आप कभी मुसीबत में या मुश्किल में फंसे। तो हम पहले इस पोएम को पढ़ेंगे और उसके बाद लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वो करने से पहले हम आपको एक और बात बता दें कि जब आप इस पोएम को देखेंगे, ये बहुत ही अजीब तरह की पोएम है। कोई वर्स इसमें सिर्फ एक वर्ड का है, इसमें पॉजेज नहीं है, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई कोलन, कोई सेमी कोलन बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको ये पोएम लगभग एक गो में पढ़नी पड़ेगी, एक सांस में पढ़नी पड़ेगी, आप रुक नहीं सकते। तो जब मैं इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ूंगा तो मैं उसी तरह पढ़ूंगा, लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम डिफरेंटली एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस पोएम का टेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पे इस पोएम का टेक्स्ट। Wise nobody knows the trouble I seen traditional. If you ever find yourself somewhere lost and surrounded by enemies who won't let you speak in your own language, who destroy your statues and instruments, who ban your om, boom, ba, boom, then you are in trouble, deep trouble. They ban your own boom, ba, boom. You in deep, deep trouble. Probably take yourselves 100 years to get out. ये था इस पोएम का टेक्स्ट। अब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अमीरी बराका क्या कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पहला स्टैंजा। ये पहला स्टैंजा तो नहीं है, लेकिन चलिए पहले 3 वर्सेस। वाइज नोबडी नोज द ट्रबल आई सीन ट्रेडिशनल। सवाल पूछता है, हालांकि नोट ऑफ इंटरोगेशन नहीं है। वाई इज ये कैपिटल में। आप मुझे एक बात बताओ कि जो ब्लैक्स की सफरिंग है, नोबडी नोज द ट्रबल्स दैट आई हैव सीन, जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानियां, जो इनजस्टिस, जो बेइंसाफी मैंने सही है, उसे आप ट्रेडिशनल क्यों समझते हैं? ट्रेडिशनल मतलब नॉर्मल क्यों समझते हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि ब्लैक इनोसेंट नहीं होता? ब्लैक तो प्रॉब्लम, ब्लैक के तो आता ही है प्रॉब्लम सहने के लिए। वो सख्त जान होती है, वो मजबूत होता है, उस पर अगर प्रॉब्लम हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगर सफ़र करेगा तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, उसको दर्द नहीं होता, उसको तकलीफ नहीं होती, उसके इमोशंस हर्ट नहीं होते, उसके सीने में दिल नहीं होता। ये क्यों आप ऐसा समझते हैं? आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो ब्लैक है वो पैदा हुआ है सफ़र करने के लिए, वो पैदा हुआ है तकलीफ उठाने के लिए, और आपके दिल में वो दर्द नहीं उठता? आप किसी ब्लैक बंदे को सफ़र करते हुए देखोगे तो कहोगे नॉर्मल है, होता रहता है। किसी वाइट को तकलीफ में देखोगे, ओहो इसको क्या हो गया, हाय 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 हाय। ऐसा क्यों? ऐसा रिएक्शन क्यों? आपको क्यों लगता है कि जो वाइट होगा वही मासूम है, वही इनोसेंट है, और जो ब्लैक है वो इनोसेंट नहीं है, वो मासूम नहीं है, वो परेशान हो सकता है, उसे तकलीफ नहीं होती, उसे दर्द नहीं होता? वाई इज दिस ट्रेडिशनल? वाई इज दिस नॉर्मल? ये कैसी साइकोलॉजी है? तो पहला सवाल वो हमारी साइकी पे पूछता है, हमारे साइकोलॉजी के बारे में पूछता है। हम क्यों जब एक ब्लैक आदमी को दर्द में देखते हैं तो सोचते हैं इसको दर्द नहीं हो रहा होगा, और वाइट को थोड़ी सी भी परेशानी हो तो हमारा दिल बेचैन होता है। So he asks the question about this tradition and then he says, now addressing the blacks, if you ever find yourselves somewhere lost and surrounded by enemies, क्या कहता है कि अगर कभी ऐसा वक्त आया, ऐसी मूवमेंट आई कि तुमको तुम्हारे दुश्मनों ने घेर लिया। अब ये दुश्मन कौन है? इस कॉन्टेक्स्ट में दुश्मन प्रोबेबली रेसिस्ट्स हैं, वो जो कलर की बुनियाद पे डिफरेंस करते हैं, वो जो रेस की बुनियाद पे डिफरेंस करते हैं, वो जो क्रीड की बुनियाद पे डिफरेंस करते हैं, वो जो स्टेटस की बुनियाद पे डिफरेंस करते हैं, वो एनिमीज हैं। फॉर एग्जांपल ब्लैक्स के एनिमीज यहाँ पे वाइट्स होंगे, वो वाइट्स जो ब्लैक्स के साथ नफरत करते हैं। और कहता है कि अगर कभी तुम्हें ऐसे दुश्मन ने घेरा, ऐसे दुश्मन के जंगल में तुम फंसे, ऐसे दुश्मन के रूल में तुम आए, और who won't let you speak in your own language, वो कौन लोग होंगे जो तुम्हें तुम्हारी जुबान यूज करने नहीं देंगे?
अब जो ये जुबान की जंग है ये ब्लैक्स में और ब्लैक राइटर्स में बड़ी पुरानी है। आप जब अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे गुगी व थ्योंगो जैसे राइटर्स मिलेंगे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत क्रिटिसाइज किया। डी कॉलोनाइजिंग माइंड जैसे वर्क्स लिखे। उन्होंने कहा कि अगर आपको कॉलोनाइजेशन से बाहर निकलना है, अंग्रेज़ों के रूल से बाहर निकलना है, तो पहले अंग्रेज़ी को भूलना पड़ेगा, अंग्रेज़ी सोच भूलनी पड़ेगी, अंग्रेज़ी ज़ुबान भूलनी पड़ेगी। तो इसके खिलाफ इनकी जंग बड़ी पुरानी है। वो तो तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज में बोलने नहीं देते। वो तुमसे कहते हैं कि अगर तुम अफ्रीकानाज में बोलोगे, हिंदी में बोलोगे, अरबी में बोलोगे या जो भी तुम्हारी ट्रेडिशनल लैंग्वेज है, तो बोलेंगे भाई काहे कहाँ के इंसान हो तुम, अंग्रेजी बोलो तो तुम इंसान बनो। वो तुम्हें तुम्हारी जुबान में बोलने नहीं देते। Who destroy your statues and instruments, वो लोग हैं जो तुम्हारे स्टेच्यूज, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स को बर्बाद करते हैं। स्टेच्यूज और इंस्ट्रूमेंट यहां रेफर करेगा कल्चर, यहां रेफर करेगा सिविलाइजेशन, उन लोगों की सिविलाइजेशन, उन लोगों का कल्चर, उन लोगों के रिचुअल्स, उन लोगों के कस्टम्स, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। कौन? ये तुम्हारे दुश्मन। और बेसिकली जो इन कल्चर को डिस्ट्रॉय किया है वो व्हाइट्स ने किया है। व्हाइट्स ने जाके अफ्रीका में कई जो नेटिव सोसाइटीज़ थे उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय किया। और आप पढ़ेंगे, चाहे आप ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर पढ़ो, आप अफ्रीकन लिटरेचर पढ़ो, आप कैरिबियन लिटरेचर पढ़ो, तो आपको इस तरह के थीम्स मिलेंगे जो ये लोग बार बार कहते हैं कि आपने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, ख़त्म किया। तो ये वो लोग हैं जो तुम्हारे कल्चर, तुम्हारे रिचुअल्स, तुम्हारी सिविलाइजेशन, तुम्हारी लैंग्वेज, तुम्हारी तुमसे जुड़ी कोई भी चीज़ हो उसको बर्बाद करते हैं। Who ban your ओम बूम बा बूम, जो तुम्हारे ये ओम बूम बा बूम जो है ये एंथम को रेफर करता है। तुम्हारा एक एंथम है तुम्हारी जुबान में, तुम्हारी लैंग्वेज में, वो तुम्हें वो भी गाने नहीं देते। कहते ये क्या गा रहे हो, कैसा म्यूजिक है, कैसी जुबान है, कैसी शायरी है, हम आपको सिखाएंगे एंथम कैसे बनाया जाता, म्यूजिक किसे कहते हैं। फिर अंग्रेजी में 4 लाइनें लिख के तुम्हें एक नया एंथम सौंप देंगे और जो तुम्हारा एंथम था उसे बैन कर देंगे। देन यू आर इन ट्रबल, डीप ट्रबल। तब समझ लेना कि तुम बड़ी मुश्किल में फंस गए हो, तुम बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। और फिर वो रिपीट करता है, दे बैन यूर ऑन बूम बा बूम, यू इन डीप डीप ट्रबल। तुम्हारा अपना तराना, तुम्हारा अपना एंथम वो बैन करते हैं। समझो कि तुम बहुत 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 बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, तुम्हारे सर पे खतरे के बादल मंडला रहे हैं। वो वक्त होगा तुम्हारे लिए जागने का, वो वक्त होगा तुम्हारे लिए लड़ने का, अपने लिए, अपनी अगली जनरेशन के लिए, अपने रिचुअल्स के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी सोच के लिए, अपनी लैंग्वेज के लिए। देखो तो उन्होंने तुमसे तुम्हारा तराना तक छीन लिया, तुम्हारा एंथम छीन लिया। Probably take you several hundred years to get out। और अगर तुम कभी इस तरह की मुसीबत में फंसे तो समझ लो कि सदियां लग जाएंगी तुम्हें इससे बाहर आने में। 100 years, centuries लग जाएंगी इससे बाहर आने में। पहले तो तुम समझो कि तुम प्रॉब्लम में हो। यह बेसिकली गुलामी है कि तुम गुलाम बन चुके हो, तुम स्लेव्स बन चुके हो। तुम्हें तुम्हारी जुबान बोली नहीं जाती, तुम्हें तुम्हारे स्टेच्यूज, तुम्हारे रिचुअल्स, तुम्हारे कस्टम्स, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स तुम्हें इस्तेमाल करने नहीं दिए जाते, तुमसे तुम्हारा एंथम छीन लिया जाता, तो तुम आजाद थोड़ी हो। यू आर स्लेव्स, एंड इफ यू आर स्लेव्स यू मस्ट रियलाइज दैट यू आर स्लेव्स। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि तुम स्लेव्स हो। अगर तो तुम समझ गए, उसके बाद भी इट वुड टेक अ स्ट्रगल ऑफ सेंचुरीज, सदियां लगेंगी तुम्हें इस जंग से, इस स्ट्रगल से बाहर आने में। ये थी पोयम वाइज फर्स्ट। और इसमें वाइज कौन है? वो शख्स है जो ये समझ जाए कि वो परेशानी में है, जो ये समझ जाए कि वो मुसीबत में है, और अगर वो ये बात समझ गया तो उसके लिए इस मुसीबत से बाहर आने का इम्कान है, का चांस है, वरना फिर गुलाम का गुलाम रहेगा, स्लेव का स्लेव रहेगा। ये थी हमारी आज की पोएम वाइज फर्स्ट अमीरी बराका की।
मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए और आपको ये पोएम समझ आई होगी। अगर आपको ये पोएम समझ आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूर एकेडमी। अगर आप इसी लेक्चर को अंग्रेज़ी में देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक कीजिए। अगर आप इसको अंग्रेज़ी में भी देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम में आपने तो क्वेश्चंस के आंसर्स अंग्रेज़ी में ही लिखने हैं। क्योंकि अब आपको ये पोएम आई होप कि समझ आई होगी, फिर जब आप इसको अंग्रेज़ी में देखेंगे तो अंग्रेज़ी में भी आपको ये पोएम समझ आएगी और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया देखने के लिए एंड कीप वॉचिंग यूर एकेडमी।